नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये 5 बजे का ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा में नोट कांड, आप विधायक मोहिंदर गोयल ने लहराई नोटों की गड्डियां, कहा बीजेपी ने खरीदने की कोशिश, बीजेपी का सदन में हंगामा। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी तो नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को एक साथ तीनों राज्यों के नतीजे। अदानी एंटरप्राइजेस 27 जनवरी को लाएगी एफपीओ, 20,000 करोड़ रुपए का होगा इशू। ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट और कर्ज उतारने के लिए होगा पैसों का इस्तेमाल। सेंसेक्स निफ्टी दिन की ऊंचाई के करीब आज हुए बंद। मेटल शेयरों में आज रही अच्छी खरीदारी। फार्मा, पीएसयू, इंफ्रा में तेजी, तो सरकारी बैंक, ऑटो, एनर्जी पे आज रहा दबाव। सेंसेक्स 390 और निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर बंद। सितंबर 2023 की डेडलाइन से पहले पेटीएम आएगा मुनाफे में। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय शेखर शर्मा ने किया दावा। इंटरनेशनल एक्सपेंशन का फिलहाल कोई इरादा नहीं। आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहला वनडे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर बनाए 296 रन। इस बीच शुभमन गिल का शानदार शतक, अब भी 166 पे है नॉट आउट। आइए खबरों का विस्तार से देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अब सड़क पर उतर गए हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त धरना दे रहे हैं। बजरंग पूनिया की अगुवाई में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक समेत भारत के शीर्ष पहलवानों ने जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सभी रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जो स्पॉन्सर, प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे। तो वो चीजें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाए, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। तो रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ खिलाड़ियों के ये बड़े और जोरदार आरोप है, यानी कि इस वक्त खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच ये एक तरह की कुश्ती चल रही है। देखते हैं कि इसका आगे क्या होता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बस्ती में मौजूद थे। इसके अलावा कई सांसद खेल महाकुंभ में पहुंचे थे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में हो रहा है। इसका पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के बीच हुआ था और दूसरा चरण आज से 28 जनवरी तक चलेगा। करीब 200 सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को आगे प्रशिक्षण के लिए भी चुना जाएगा। प्रधानमंत्री ने सांसदों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी सांसद खेल पीढ़ियों का भविष्य उत्तम बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है।
चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने हवा में नोटों की गड्डियां लहरा दी। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा वो सबको दिखा रहे हैं वो नोट रिश्वत के हैं। गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का नियम है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर रिश्वत का लेन देन होता है। नौकरी मिलने के बाद भी कर्मचारियों को पूरे पैसे नहीं दिए जाते। ठेकेदार उनसे बॉस से पैसे खुद ले लेते हैं। गोयल ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर डीसीपी, मुख्य सचिव और दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायतें की हैं। गोयल का दावा है कि खुलासे के लिए उन्होंने रिश्वत देने वाले से सेटिंग की और डीसीपी को जानकारी भी दी। उन्हें 15 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोयल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एलजी पर एक बार फिर हमला बोल दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है, और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीबी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पे। पूर्व उत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को तीनों राज्यों में वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। नागालैंड में विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च तो त्रिपुरा में 22 मार्च को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से कुल 62,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं। तीनों राज्यों में 9,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। इनमें 376 पोलिंग बूथ पर पूरी तरह से महिलाओं को संचालन के लिए जिम्मा दिया जाएगा। Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 27 जनवरी को खुलने जा रहा है। निवेशक एफपीओ में 31 जनवरी तक पैसे लगा पाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। इस एफपीओ की पूरी जानकारी के लिए अब हमारे साथ यतिन मोहता। तो यतिन, और क्या डिटेल्स है इस एफपीओ के बारे में? देखिए, जहां तक कि अदानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ का सवाल है, आज आरएचपी डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है और जो डॉक्यूमेंट से जानकारी मिल रही है, जो टेंटेटिव डेट्स कंपनी ने अनाउंस की हैं और जो उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, वो ये मेंशन्ड है कि 25 जनवरी को आपको एंकर बुक खुलती हुई दिखाई पड़ेगी और जो मेन बुक है वो 27 जनवरी को खुलती हुई नजर पड़ेगी। अगर हम देखें तो इशू 31 जनवरी तक बंद हो जाएगा, यानी बजट के एक दिन पहले पूरा का पूरा एफपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली जो अमाउंट वो रेज करना चाहते हैं टेंटेटिवली वो है अप टू 20,000 करोड़, यानी 20,000 करोड़ रुपए का ये जो एफपीओ है। यहाँ आपने 10 बैंकर्स आते हुए देखे हैं। जहां तक कि एफपीओ के प्रोसीड्स यूज करने का सवाल है, कंपनी ने जो आंकड़े मेंशन किए हैं, 20,000 करोड़ में से लगभग आधे से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए फैक्ट्रीज और कारोबार लगाने में जाएगा, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी लगभग 10,860 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेगी। इसके अलावा डेट रीपेमेंट यानी कर्ज को कम करने की भी इस एफपीओ के द्वारा कोशिश की जाएगी। कुल मिला के एयरपोर्ट, सोलर और रोड प्रोजेक्ट्स के जो कारोबार हैं, जो सब्सिडरीज हैं, इनमें जो कर्ज है लगभग 4,165 करोड़ तक कम किया जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ऑब्वियसली ये फिगर्स और डेट्स अभी तक टेंटेटिव हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग एफपीओ का आधा पैसा आपको केपेक्स में जाता हुआ दिखाई देगा और लगभग 40-50% एफपीओ का पैसा आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और डेट रिपेमेंट में जाता हुआ नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली जहां तक कि सूत्रों का सवाल है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जिनसे हम बात करते हैं उनका सवाल है, तो उनका मानना यह है कि जो एफपीओ की टेंटेटिव डेट से यहाँ एफपीओ लॉन्च होना लगभग तय है और शायद ये पार्टली पेड अप एफपीओ आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसके अंदर अपफ्रंट 50% पैसे आपको भरने हैं जो भी प्राइस बैंड डिसाइड होता है, और 25% की 2 किश्तें आपको आने वाले महीनों में देनी होंगी। तो बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे देने हैं, 50% पहले, 25% बाद में
और आखिरी ट्रांच जो होगा वो 25% का होगा। तो अब तक जो जानकारी हमको मिल रही है सूत्रों के द्वारा और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं ये आपके सामने है, और ये 20,000 करोड़ के एफपीओ की तैयारी अब अदानी एंटरप्राइज करने जा रहा है। धन्यवाद यतिन। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के ऐलान के बाद आज बाजार में जोश था। सेंसेक्स निफ्टी आज दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 390 पॉइंट चढ़ा और 61,046 पर पहुंच गया। निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 18,165 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की तेजी थी। सबसे ज्यादा आज फॉर्म में दिखे मेटल शेयर, वहीं फार्मा पीएससी इंफ्रा शेयरों में तेजी दिखी। बैंकिंग आईटी शेयरों में खरीदारी रही तो सबसे ज्यादा दबाव में आज सरकारी बैंक, ऑटो और एनर्जी शेयर्स रहे। इस बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, ये कहना है एलिक्सिर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। बजट से बाजार की उम्मीदों के साथ दीपन मेहता ने कहा कि रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके हैं। कैपिटल गेन्स में कुछ शायद चेंजेस या कुछ रेट्स या जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कुछ एक्सटेंशन डाल दे या कुछ चेंजेस कर दे। तो मेरी तो विनती यही रहेगी एफएम से कि प्लीज डू नॉट टच द कैपिटल गेन्स रेजिम। जैसा है वैसा चलते रहने दीजिए। रियल एस्टेट कंपनीज विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मेरी टाइम में जो लार्ज कंपनीज है, मैक्रोटेक है या फिर डीएलएफ है, शोभा डेवलपर्स है, आई थिंक द लार्जर कंपनीज वुड बी आवर प्रेफरेंस, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स फिर कम हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है, पेंट्स है या फिर एडेसिव्स है, they will do well. Appliances है, consumer appliances, kitchen appliances, I think they can do well. और जो banks है which are very much focused on lending to the housing sector, they also will certainly benefit. और अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक बार फिर कहा है कि कंपनी तय वक्त से पहले मुनाफे में आ जाएगी। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी साफ किया कि पेटीएम का इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का कोई इरादा नहीं है। We are definitely looking at free cash, profitability, very much visibility, and we have, like I said a number of times, that we have said that it is going to be far before than what we have said. But we are not looking at anywhere anything reducing because of that. So lucky to have a business line item that is growing so nicely, and lucky to have a business that addresses large profit pool, and hopefully lucky to become publicly announcing profitability sooner than what we. What is sooner than what you I expect? publicly quoted next September, meaning Q2 of next year, and we just are finishing like a last quarter of third quarter of this year. So sooner, what sooner can it be? Much before than that. Much before September next year. Yeah, that's what I'm trying to say. Are you looking at global aspirations today? I think there is so much to do in India that we are very clear that we are not going to do in the rest of the world. In my opinion, why should we waste our prime of our life on doing some other countries good when we have our life given to our country? I mean, I look at it as an opportunity, as a commercial, and I look at it as an opportunity for myself as giving back to our country. What is the only story in the world? I mean, I am going to put only story in the world. Why are we looking at it as a plus one? We are the one. देश भर में पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आरबीआई ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर चेतावनी भी दे दी है। और नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर क्यों छिड़ा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर पुरानी पेंशन नई टेंशन जरूर देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद में चल रहे न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहले वनडे में शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक लगाया। उन्होंने मात्र 145 गेंदों में ये 200 रन बनाया। हालांकि अब वो आउट हो गए हैं और इसकी बदौलत भारत 345 का स्कोर बनाने में कामयाब हुआ। अभी भी भारत की बल्लेबाजी जारी है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। इसमें यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। हादसा राजधानी कीव के बाहरी क्षेत्र में हुआ। कीव के बाहर बोवेरी के पास स्कूल के करीब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे की जांच के लिए कमीशन का भी ऐलान किया गया है।
पंजाब से भारत जोड़ो यात्रा के निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बादल भारत जोड़ो यात्रा से गायब रहे थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा के साथ उनके मनमुटाव की खबरें भी थी। बादल ने अपने इस्तीफे में गुटबाजी और दिल्ली से कंट्रोल करने जैसे आरोप लगाए। राहुल गांधी को लिखे पत्र में बादल ने कहा कि उन्हें पंजाब कांग्रेस में अपमानित किया गया। बादल ने पहले शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में उसका विलय कांग्रेस में कर दिया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को प्रचंड ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिश की मार भी झेलनी पड़ेगी। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। कड़ाके की इस ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज से तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 25 जनवरी तक देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान में मामूली सी बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 20 से 24 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। मुंबई में साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 63% ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन सजा मिली सिर्फ 7% केसेस में, या फिर उनको ढूंढ पाए। ऐसा क्यों और क्या है इसका इलाज, देखिए एक चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। साइबर क्राइम एक्शन टाइम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप ताज़ा खबरें पा सकते हैं बस एक क्लिक पर। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।